काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले जो चीजें स्टार्ट करते हैं, मतलब वो इस तरह से कि जैसे कुछ लोग तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि वो हमेशा ही चीजों को एनालाइज करने के मोड में ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो जैसे किसी आदमी ने देखा कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो एक ही जगह स्टेशनरी होती है, कुछ चीज ऐसी होती है कि वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। बीच बीच में अगर तुम कुछ अप्रूवल टाइप देखते रहोगे तो ऐसा लगता रहेगा कि क्लास लाइव हो रही है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सामने ना वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हम देखें स्पेस में अपनी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। ठीक है ना? तो ये स्टेट है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइप के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाती है। ठीक है ना? दूसरा ये है कि इन्होंने देखा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो टाइम के साथ एक पोजीशन फिर दूसरी फिर तीसरी, तो एक जगह वो स्टेशनरी नहीं है। तो जब वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलती रहती, तो ये स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है। ठीक है ना? समझ पा रहा है? हेलो। यस सर। हाँ। तो इन लोग तो इन लोगों ने रेस्ट एंड मोशन को जब एक बार डिस्कस करना शुरू करा, तो मान लो एक आदमी ने मोशन का और रेस्ट का आइडिया दिया, तो दूसरा आदमी के दिमाग में फिर भाई नई बात आई। उसने फिर एनालाइज किया कि मोशन कितने टाइप की होती है। मतलब पहले तो देखो कुछ चीजें किसी ने स्टेशनरी चलते हुए देखी, कुछ चीजें ऐसे गोल गोल घूमते हुए देखी, कुछ चीजें ऐसे ऑसिलेट होते हुए देखी अपनी पोजीशन को रिपीट करते हुए। तो आदमी ने देखा कि तो मोशन भी अलग अलग टाइप की होती है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो मतलब पहले कुछ लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं कुछ मोशन में होती है। फिर जब एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो फिर रिसर्च को आगे बढ़ाना था। फिर किसी दूसरे वाले ग्रुप ने देखा कि भाई मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रही है इस मोशन को भी कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अब जैसे मान लो कोई प्लांट्स वगैरह की स्टडी करता है, अगर सपोज करो, तो प्लांट्स वगैरह की स्टडी सबको पता है कि भाई बॉटनी में होती है। कोई एनिमल्स वगैरह की इन सब की अगर स्टडी कर रहा है तो उसके लिए एक नई ब्रांच है। फिर सपोज करो कि केमिकल एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक नई ब्रांच। समझ आ रहा है? तो इसी तरह फिर अगर देखा जाए तो भाई इन्होंने देखा कि अब मोशन अलग अलग टाइप की है, तो बच्चों को ये बात जो नई जनरेशन है उसको हम कैसे पढ़ाएं। तो इन्होंने क्या करा कि एक छोटा सा पार्ट बनाया फिजिक्स का, और उस पार्ट का नाम इन्होंने रखा काइनेमेटिक्स। ठीक है। इस काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप की बेसिकली मोशन होती है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। अब टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो अपने पास हम बताते हैं। देखो एक होती है रेक्टिलिनियर, एंड ट्रांसलेटरल। मतलब इसको हम अभी डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे क्या ही होगा।
फिर दूसरी होती है इसमें सर्कुलर एंड रोटेट। तीसरी होती है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेट। मतलब ये अपने पास बस जितनी भी दुनिया में मोशन है वो इसी तरह की है, और इसी तरह की मोशन में मतलब टाइप्स ऑफ द मोशन और उनके एनालिसिस में 11th का नियर अबाउट 50% सिलेबस खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब एक चैप्टर रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का होगा, फिर दूसरा चैप्टर सर्कुलर मोशन का होगा, फिर इसी से रिलेटेड इन मोशन के लिए कॉजेज अलग अलग टाइप के रीजन है, कहीं फोर्स है कहीं मोमेंटम है, तो वो एक नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है, और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास और रोटेटरी मोशन का है, फिर ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो इसी में नियर अबाउट 30 40 50% के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता है। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो अलग तरह की यूनिट है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, उसमें तो हीट फ्लो से लेना देना है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो अगर तुम्हारे से कोई पूछता है कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, तो तुम उसको बताओगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन। कि किस टाइप की मोशन होती है ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। ठीक है। फिर एक होता है, ये तुमने वर्ड सुना है कहीं नहीं सुना? हम्म। Yes, sir, Sunil. Yes, sir. अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुमने काइनेमेटिक्स तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, और तुमने डायनामिक्स सुना है, तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है? बोल, जल्दी बताओ। किसी को नहीं पता? कैसी चीजें सुनते हैं भाई को पता ही नहीं रहता। काइनेमेटिक्स में हम टाइप्स ऑफ मोशन एनालाइज करते हैं, डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन एनालाइज करते हैं। देख लो जरा एक बार ध्यान से। जैसे ये ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक के ऊपर तुमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया और कंटिन्यूअस अप्लाई किया हुआ है, और ये ब्लॉक अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू न्यू पोजीशन 2, फोर्स स्टिल अप्लाइड। ये बात देख पा रहे हो? हम्म। अब जैसे ये आदमी है, इस आदमी ने इस बॉल के ऊपर अपने पैर से हिट किया। ठीक लिख दी क्या स्पेलिंग? KIC। तो अब तुम ये देखो
कि जब ये आदमी इसको हिट कर रहा है तो हिट करने से ये बॉल भी पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे चली जाए। अब तुम ये देखो इन दोनों सिचुएशन में क्या मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज एक ही जैसा है? बोलो जल्दी। Yes, sir. एक Yes, जैसा sir. एक जैसा कैसे हो गया? यहाँ तुमने फोर्स कंटिन्यूटी में अप्लाई किया हुआ है यहाँ तक, यहाँ तुमने उसको किक किया और बस यहीं खड़े रहे कि बॉल तुम्हारे पैर से लग के चली गई, तो एक ही जैसा कैसे होगा? बोलो। सर लेकिन कोज तो फोर्स ही है ना। अरे कॉज फोर्स है पर ये फोर्स कंटिन्यूटी में अप्लाइड है, ये फोर्स एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए लगा है। अब यहाँ पे देखो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, तो सिचुएशन 1 में एक्सेलरेटेड मोशन है और ये बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती रहेगी। अब यहाँ पे इसको तुमने किक किया तो इसके पास सडन मोमेंट में तुमने मोमेंटम इसको दिया, इसके पास एकदम से वेलोसिटी आई और इसके बाद ये वेलोसिटी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह कुछ ड्रैगिंग फोर्स होंगे जो इस वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते रहेंगे। तो अगर सिचुएशन एक जैसी होती तो इसकी भी वेलोसिटी बढ़ती सिचुएशन 1 में, तो सिचुएशन 2 की भी उसी तरह से बढ़ती। एक जैसे सिचुएशन कहाँ होगी? चलो मैं तुम्हें एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। मतलब तुम्हारे फेस के ऊपर ऐसे कोई फोर्स लगा रहा है, मान लो तुम्हें ऐसे ड्रैग कर रहा है एक तरफ और तुम्हारे मुंह पे कुछ चैपट मार देता है कि बहुत तेज थप्पड़, तो दोनों एक जैसे सिचुएशन। सर नहीं। अब तुम नहीं कह रहे हो भी ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में अब डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ पे मोशन हो रही है दोनों केसेस में, पर दोनों केसेस में मोशन के लिए जो कॉज है वो अलग अलग तरह का है। समझ पा रहे हो कुछ? Yes, sir. अब जैसे ये है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये जैसे सपोज करो कि भाई यहाँ पे तुमने एक लेडर है, उस लेडर को तुमने दीवार पे मतलब किसी चीज से पिन कर दिया, मतलब यहाँ जैसे तुमने कोई नेल या इस तरह की कील वगैरह ठोक दी। फिर तुमने क्या किया कि इसके ऊपर तुमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इधर को एफ। तो अपने रूम में कोई चीज रखी होगी तुम्हारे पास, तुम्हारा पेन है, जैसे उसको ऐसे पकड़ लो ऊपर से और फिर यहाँ नीचे से ऐसे फोर्स लगा के देखो, यूं तो तुम देखो कि ये जो लेडर है ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑस्किलेट हाँ, ऑस्किलेट से वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा ना जाके। नहीं ऑसिलेट तब करेगा ना जब हम उसको छोड़ देंगे, फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाइड है। फोर्स हम कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन बदलता जा रहा है। बोलो। नहीं समझ आ रहा क्या? हम्म, बोलता ही नहीं कोई, बताओ गूंगों की तरह बैठे रहते हैं। सर आ गया। तो पता कैसे चलेगा? जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता दो ना भाई कि जैसे मान लो ये ब्लॉक यहाँ इस फोर्स के अंडर में हम एक तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रोटेटरी मोशन प्रोसेस कर रहा है ना, मतलब रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तुम पहले केस में यहाँ पे तुमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो ये जो ये वाली मोशन है सिचुएशन 1 में और जो सिचुएशन 2 में जो मोशन है, क्या ये दोनों एक ही जैसी है? ये सिचुएशन 3 मान लो इसको। बोलो। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 3 क्या एक ही है? मतलब दोनों में फोर्स अप्लाइड है पर एक जगह बॉडी में एक जगह से वो शिफ्ट हो रही है दूसरी जगह, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे उसको, और यहाँ पे ये रोटेटरी मोशन प्रोसेस कर रही है। तो तुम ये देखो कि यहाँ पे जो कॉज ऑफ मोशन है वो अलग अलग है।
समझ पा रहे हो कॉज ऑफ मोशन कैसे अलग अलग? तभी तो सर डिफरेंट 1 और 3 मतलब सेम ना? नहीं, 1 और 3 में सेम नहीं है एक्चुअल में। जो थर्ड टाइप की मोशन है इसमें रोटेटरी मोशन हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क, जो इस फोर्स से जनरेट होता है। तो पहले केस में टॉर्क 0 है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो फोर्स ने यहाँ टॉर्क क्रिएट कर दिया। तो यहाँ मोशन के लिए कॉज है टॉर्क, वहां मोशन के लिए फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। वहां इसीलिए ट्रांसलेटरी मोशन है, यहाँ इसीलिए रोटेटरी मोशन। सेकंड सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो है मोमेंटम या इम्पल्स। सर तो रोटेटरी मोशन में हमेशा हमेशा की हमेशा टॉर्क ही होगी। हमेशा टॉर्क ही होगी। तुम लोगों ने टॉर्क वॉर्क से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ी? सर टॉर्क का No, डायमेंशन sir. अरे ये तो 11th में ही पढ़ा होगा भाई, 9th वाइन्थ में भी तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे ना। No, sir. टॉर्क का सिर्फ फॉर्मूला याद करवाया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। चलो अब तुम ऐसा समझ लो कि जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरी जगह चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो फोर्स पुश या पुल होता है, इसी तरह फोर्स से जनरेट होने वाली एक नई फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क, जो किसी भी बॉडी की रोटेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब फोर्स जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में करता है रोटेटरी मोशन में वही काम टॉर्क का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं during rotatory motion torque is analogous to force in translatory motion। बताओ कुछ समझ आया नहीं? यस सर। समझ पा रहे हो Yes, ना sir. मैं क्या? मतलब जो जो काम फोर्स का तुम एक्सपीरियंस करोगे ट्रांसलेटरी मोशन में, वैसा वैसा ही हम टॉर्क का काम रोटेटरी मोशन में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फोर्स होता है F इक्वल टू ma, ऐसे ही रोटेटरी मोशन में होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब ये ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये मास है, ये रोटेटरी मोशन में एनालॉगस टू मास ऑफ द बॉडी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इन सबको पढ़ेंगे हम। तो जैसे जो चीज ये ट्रांसलेटरी मोशन में करता है वही ये काम रोटेटरी मोशन में करता है, बिल्कुल आइडेंटिकल इनके सब चीजों के पैरामीटर्स, मतलब इनकी जो फंक्शनिंग होगी वो आइडेंटिकल होगी। तो एक को हम लेफ्ट साइड और दूसरे को राइट साइड रख के कंपेयर करके देखेंगे किस तरह काम करता है, जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे। समझ गए? Yes, sir. तो अभी हमने फिलहाल दो चीजें पढ़ी कि एक तो हमने पढ़ा है भाई काइनेमेटिक्स, दूसरा हमने पढ़ा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, पार्ट है छोटा सा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। एक डायनामिक्स है, उसमें हम लोग मोशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या है उस कॉज को हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। कुछ लोग इन दोनों की रिजेम्बलेंस की वजह से, चूंकि ये दोनों राइमिक से वर्ड लगते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये एक ही है। ठीक है, जबकि ये दो अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें से एक में हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, सॉरी एक में हम टाइप्स ऑफ द मोशन पढ़ेंगे और दूसरे में हम लोग कॉज ऑफ मोशन। ये बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैंने तुम्हें बताया कि भाई मोशन जो होती है वो कितनी तरह की होती है। मोशन मैंने तुम्हें बताया कि हम बेसिकली इन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये पहला दूसरा चैप्टर है, ये मतलब
ये पूरे चैप्टर्स हैं आगे जाके, ये पहले 2 चैप्टर इस पे खत्म हो जाएंगे, फिर 4th 5th चैप्टर यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड साउंड वेव सारा यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। तो हम इनको चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली में हम किसे कहते हैं। अब देखो तुम ध्यान से, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन ध्यान से समझो कि जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, जब एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करती है तो हम उसकी मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बताना। जब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज की होती है, या फिर हम उसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पॉइंट साइज का अज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी मोशन कहलाती है रेक्टिलिनियर। जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट कि उसको हम मतलब कैलकुलेशन के लिए पॉइंट साइज का अज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर कहलाती है। If a point object or an object that can be assumed to be of point size moves in a straight line, its motion is said to be rectilinear. समझ आया कुछ नहीं है? यस सर। दूसरा Yes, sir. दूसरा है रेक्टिलिनियर। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि इफ a car gets displaced by 20 meter in 10 seconds, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको इस तरह से देखते हो कि कार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 20 मीटर, मतलब तुम फिगर इस तरह से बनाते हो, तो कार की मोशन किस तरह से कहलाएगी, रेक्टिलिनियर। क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया तुमने कार को, और गेट्स डिस्प्लेस्ड तुमने मार्किंग कर दी 20 मीटर, 10 सेकंड का टाइम मार्क कर दिया, ठीक है ना। यस सर। पर अगर कोई इंसान इस तरह से सोचने लगे कि एक कार ऐसी है और वो उसके हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दे जब वो चल रही है, तो जब ये कार यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, तो वैसे तो तुम देखोगे तो इसका हर एक पार्ट जो बहुत सारे, मतलब इस कार को अगर तुम देखोगे तो ये बहुत सारे पॉइंट मासेस से कंस्ट्रक्टेड है, देख पा रहे हो भाई। यहाँ तो तुमने सिचुएशन 1 में तो पूरी कार को ही एक पॉइंट मास अज्यूम करके 20 मीटर मार्क करके इधर की तरफ भेज दिया, ठीक है ना। पर यस सर। जब तुम कार को इस तरह से देखने लगोगे कि ये इसका फ्रंट व्हील यहाँ से यहाँ पे चला गया, इसका रेयर व्हील यहाँ से यहाँ पे चला गया, इसकी जो ग्लास विंडो है वो इतना शिफ्ट हुई, तो जब तुम इस तरह से ऑब्जर्वेशन लेने लगो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज का अज्यूम नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट मासेस एंड ऑल दोज पॉइंट मासेस गेट्स डिस्प्लेस्ड इक्वली ऑन सेम और डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। देखो जरा, जैसे कि तुम इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, बोलो
ये जो ये यस सर। ये नीचे वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ चला गया, ये पॉइंट जो है भाई ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो तुम देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, देखो ये पॉइंट जितना आगे से शुरू हो रहा है, मान लो कोई जैसे ये पॉइंट, ये जो ये वाला है, ये इस पॉइंट से इतना आगे से शुरू हो रहा है, तो खत्म भी तो पहले ही हो रहा है ना इतना। तो डिस्प्लेसमेंट इनका क्या है, सबका सेम ही तो है। यस सर। मतलब देखो तुम ये चेक करके देखो कि ये पॉइंट जितना इससे पीछे से शुरू हो रहा है मोशन, तो यहाँ पे इसने मोशन खत्म भी तो इतना पहले ही कर दी। ये जितना आगे से शुरू हो रहा था उतना आगे तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट सबका कैसा है, इक्वल है। और यस सर। ये कार के जो नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं ये सब पैरेलल लाइंस पे चल रहे हैं। देखो ये सारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अच्छा तुम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं और इस पॉइंट को मार्क करूं, तो तुम देखना ये दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। ये देखो ये ओवरलैपिंग लाइंस होगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग पॉइंट मास अज्यूम ना कर पाए, वो बहुत सारे पॉइंट मासेस से कंस्ट्रक्टेड है, एंड ऑल दोज पॉइंट मासेस मूव equal distances in equal time along the same or number of parallel lines. Motion is said to be translatory motion. समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब यस सर। ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साइज का फर्क है। समझ पा रहे हो? इसी तरह से जो सर्कुलर एंड रोटेटरी है, तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में भी ऑब्जेक्ट के साइज का ही डिफरेंस है। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट जो एक पॉइंट साइज की होती है, वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करना शुरू कर दे, जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो इसकी मोशन कहलाएगी सर्कुलर। तुम अर्थ का एग्जांपल लो, अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम देखोगे, जरा अभी एक बार चेक करते हैं, जरा अभी होल्ड करोगे। ये दिख पा रहा है तुम्हें कुछ? जैसे ये वाली फिगर देख लो जहाँ पे कर्सर है, ये यहाँ पे कहीं पे अर्थ होगी ना सोलर सिस्टम में, यहाँ देख लो ये। अरे कुछ दिख पा रहा है नहीं? यस सर। अब तुम ये देखो इस सोलर सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ये अगर मान लो हम कहीं अर्थ वर्थ को ढूंढते हैं या जुपिटर या किसी को भी ढूंढते हैं, तो ये क्या एक छोटा सा टाइनी मास ही तो दिखाई दे रहा है। यस सर। मतलब ये पॉइंट मास है। पर अब तुम ऐसा देखो कि क्या अर्थ सीरियसली में पॉइंट मास है? नहीं सर। तो बहुत बड़ा अपने आप पे जायंट प्लैनेट है। तो हम ये कहेंगे कि जब किसी भी बॉडी को अगर हम, या तो वो पॉइंट मास है या हम उसको कैलकुलेशन के लिए पॉइंट मास अज्यूम कर रहे हैं, और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। अब जैसे देखो यही फिगर तुम देखो, तो यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, पर विद रेस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम वो सारे के सारे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो रहे हैं। यहाँ चेक कर लो तो इनकी मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। पर जब हम अर्थ को एज एन इंडिविजुअल बॉडी देखने लगेंगे, तो उसकी मोशन कहलाएगी फिर रोटेटरी मोशन। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। मतलब रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन और जो रेक्टिलिनियर मोशन है, इनमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। याद रह जाएगी ना ये बात तो?
चलो मैं तुम्हें इसके नोट्स सेंड कर दूंगा, तुम आज जरा यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर कल को हम इसमें रेफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि रेफरेंस फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड चैप्टर ना न्यूमेरिकल करने में तुम्हारी काफी हेल्प करने वाले हैं। कभी तुम फिर ये कहो कि सर ये क्या हो गया अपने साथ में, आपने बताया नहीं था और ये नहीं करा, तो इसलिए पहले बता देता हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे वाला जो सेशन होगा। तो कल मैं क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा और एक बार दोबारा से मतलब ऑनलाइन क्लास में भी बता दूंगा। फिर इसके बाद में जो मेरे पास पुराने रिकॉर्डिंग है मैं तुम्हें वो सेंड कर दिया करूंगा ऑफलाइन क्लास। और कल क्लास में आओगे तो जरा वेक्टर की जो प्रॉब्लम है एससी वर्मा से वो करके ले आना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके है। सर। कभी कल भी मुझे फिर तुम यही बात सुनाओ कि सर अभी हमने की नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है, नहीं क्योंकि फिर नहीं तो पूरा क्लास का लेक्चर खराब होगा। ठीक है, इसके नोट्स में तुम्हें सेंड कर दूंगा, कॉपी कर लेना, कल मिलेंगे।